नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में वाक्य के 3 भाग होते हैं, यानी किसी सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। दूसरा होता है वर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है कारक। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है। सब्जेक्ट इज whom or which we talk about or the one who performs an action। किसी भी सेंटेंस में जो भी काम करता है यानी करने वाला, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट, या फिर जिस के बारे में बात की जाती है सेंटेंस में, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। चलिए उदाहरण से समझते हैं। राम इज प्लेइंग, सब्जेक्ट है यहाँ पर राम। कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर आपका एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस में काम हो भी सकता है या नहीं भी, यानी क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा से होता है और सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताया जाएगा या सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण है, भावेश इज क्यूट। भावेश बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? भावेश। किसके बारे में बात हो रही है? भावेश के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मौलिक इज अ नॉटी किड। नॉटी मतलब नटखट। मौलिक एक नटखट बच्चा है। किसके बारे में बात हो रही है? मौलिक के बारे में। इसलिए सब्जेक्ट क्या है? मौलिक। आगे उदाहरण देखते हैं। माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। माई फादर, किसके बारे में बात हो रही है? माई फादर के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी एक ईमानदार इंसान है। सो माई फादर इज द सब्जेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि ऑनेस्ट यानी एच है, उसके पहले एन क्यों लगा है? यहाँ तो कोई वावल है नहीं। इसके बारे में हम आगे आने वाले लेसन्स में जानेंगे, बट फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि यहाँ पर वावल साउंड के बारे में बात होती है, वावल्स के बारे में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई मॉम इज अ हार्ड वर्किंग लेडी। मेरी मदर या मेरी माताजी बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है। किसके बारे में बात हो रही है? मॉम के बारे में। इसलिए सब्जेक्ट क्या है? माई मॉम, मेरी माता। नेक्स्ट है, राम एंड श्याम आर माई सिस्टर्स। राम और श्याम मेरी बहनें हैं। वेल, आपको लग रहा होगा कि राम और श्याम बहनें कैसे हो सकती है। आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए इस एग्जाम्पल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? राम और श्याम के बारे में। राम और श्याम मेरी बहनें हैं, तो राम एंड श्याम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कि कर्ता या कितने तरीके का होता है। वेल, पहला सब्जेक्ट का टाइप है सिंगुलर एंड प्लूरल, और दूसरे सब्जेक्ट का टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज पर्सनल प्रोनाउन अगर आप नहीं जानोगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाने में आपको बहुत सारी परेशानी होने वाली है। इसके बारे में हम आने वाले लेसन्स में जानेंगे, बट फिलहाल इतना आपका जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, आइदर सिंगुलर प्लूरल और पर्सनल प्रोनाउन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है किसी सेंटेंस का वर्ब। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा किसी भी सेंटेंस में काम को दर्शाता है या किसी भी सेंटेंस की में सब्जेक्ट की स्थिति को दर्शाता है। 2 चीजें वर्ब बताता है। पहला, या तो कोई काम हो रहा हो तो उसके बारे में बताना। दूसरा, सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताना। स्थिति यानी स्टेट, अवस्था या स्थिति। स्टेट का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या आने वाले कल में किस अवस्था में है, था या होगा।
इसका सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट और उससे जुड़े हुए सेंटेंस के समय के बारे में आपको आइडिया लगाना हो तो हमेशा से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि ये वर्तमान यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। तो वर्ब हमें दो चीजों में हेल्प करता है। वर्ब सेंटेंस में किसी काम के बारे में बताता है या सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति यानी स्टेट के बारे में बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लकी इज प्लेइंग। प्लेइंग, इसमें इस सेंटेंस में काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। लकी यानी सब्जेक्ट, इज यहाँ पे स्थिति को बता रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। प्ले, प्ले क्या है? वर्ब। तो लकी इज प्लेइंग का मतलब सिंपल है कि लकी खेल रहा है। यहाँ पर इज वर्तमान समय यानी सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट, लकी इज 10 years old। लकी अभी 10 साल का है। अगेन लकी यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे लकी के बारे में यानी लकी की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पे इज लगा है तो इसलिए ये प्रेजेंट है यानी अभी की बात हो रही है। लकी इज 10 years old। थर्ड एग्जाम्पल, लकी वॉज 10 years old। लकी 10 साल का था। यहाँ पर लकी सब्जेक्ट है और अगेन यहाँ पे वर्ब यानी क्रिया नहीं है। यहाँ पर स्थिति यानी जो वॉज है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो इस सिचुएशन में लकी की यानी सब्जेक्ट की स्थिति बता रहा है कि लकी 10 साल का था। यहाँ पर दोस्तों मेन वर्ब नहीं है, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है। फिलहाल वॉज बता रहा है लकी की स्थिति और वॉज बता रहा है पास्ट के बारे में। सो हेल्पिंग वर्ब से यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, इनका यूज करके हम किसी भी सेंटेंस की स्थिति और समय के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लकी विल बी 10 years old। लकी 10 साल का हो जाएगा। विल बी का यूज हमेशा फ्यूचर के लिए होता है और विल बी यहाँ पर लकी की स्थिति बता रहा है कि वो 10 साल का हो जाएगा। विल बी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। इसके बारे में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बट फिलहाल इतना आपका जानना जरूरी है कि वर्ब में इज, एम, आर यानी वर्ब का प्रयोग क्या होता है। पहला प्रयोग क्रिया यानी कर्ता जो काम कर रहा है उसके बारे में बताना। दूसरा कर्ता यानी सब्जेक्ट की स्थिति यानी स्टेट के बारे में बताना। चलिए अब वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब दो तरीके के होते हैं। एक पहला मेन वर्ब। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है उसको बताता है मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल डांस, सिंग। डांस मतलब नाचना, सिंग मतलब गाना, थिंक मतलब सोचना, रीड मतलब पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, मिस याद करना, फील किसी के बारे में समझना, ईट खाना, स्लीप सोना। ये सारे हमारे मेन वर्ब हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट की स्थिति यानी स्टेट के बारे में बताते हैं कि वो प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, पास्ट की या फ्यूचर के बारे में। चलिए अब कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप्स देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स समय के अनुसार अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे इज, एम, आर, हैज, हैव, has been, do, does, can, should, must, etc. इसके अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम आने वाले लेसन्स में डिटेल्स में जानेंगे, बट फिलहाल ये हेल्पिंग वर्ब ये दर्शाते हैं कि सब्जेक्ट और सेंटेंस प्रेजेंट में है, यानी सब्जेक्ट की और सेंटेंस की स्थिति प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स में। ये हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस की पास्ट की स्थिति के बारे में यानी सब्जेक्ट की स्थिति
पास्ट में यानी भूतकाल में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल was, were, did, had been, could have, should have, must have, etc. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि could, should, must इनको हम मोडाल वर्ब्स भी बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बट फिलहाल आपका इतना जानना जरूरी है कि ये पास्ट में स्थिति को दर्शाते हैं। अगले हैं फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें will have to etc. जैसे हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति बताने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि जो भी हमने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पहला सेंटेंस है अनीता इज प्लेइंग गिटार। अनीता गिटार बजा रही है। यहाँ प्ले का मतलब ये नहीं खेलना, प्ले का मतलब बजाना। कभी कभार हम वर्ब का या क्रिया का प्रयोग इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से करते हैं जिनका हिंदी मीनिंग अलग है, बट आपको सेंटेंस को देखकर उसके मीनिंग को यानी मतलब को समझना पड़ेगा। अनीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग, प्ले हमारा मेन वर्ब है, इज यानी स्थिति को बता रहा है। इज क्या है? प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। हम फिलहाल टेंस के टाइप्स पर नहीं जाएंगे, बेसिक हमें क्लियर होना जरूरी है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें आते हैं हमारे मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वाज लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी मैं गाना सुन रहा था। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा था। लिसन यानी सुनना, सुनना क्या है? मेन वर्ब क्रिया। और was स्थिति बता रहे हैं, was पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए बात पास्ट की हो रही है। नेक्स्ट, he will become a teacher, वो टीचर बनेगा। he यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। become यानी स्थिति, वो बनेगा। will यानी फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, वो फ्यूचर में टीचर बनेगा। अनीता इज स्पीकिंग विथ अभिषेक, अनीता अभिषेक से बात कर रही है। कौन बात कर रही है? अनीता, इसलिए अनीता सब्जेक्ट। क्या कर रही है? बात। स्पीक यानी कि मेन वर्ब, और इस स्थिति को दर्शा रहा है कि वो अभी बात कर रही है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। ही इज एन एमएलए, वो एक एमएलए है। ही यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। इज यहाँ पर स्थिति को बताया जा रहा है, इज मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, वो एमएलए है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि एमएलए के आगे एन का यूज क्यों हुआ है, ए का क्यों नहीं? वेल, यहाँ पर एम वावल साउंड की बात हो रही है, ना कि एम कॉन्सोनेंट की। खैर, इसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है कशिश इज इन दिल्ली, कशिश दिल्ली में है। किसके बारे में बात हो रही है? कशिश के बारे में। इज यहाँ पे स्थिति के बारे में बता रहा है, इज यानी प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। सेंटेंस का जो तीसरा पार्ट है वो होता है ऑब्जेक्ट यानी कारक। ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट कार्य करता है या सब्जेक्ट के अवस्था यानी स्थिति का प्रभाव जिस भी चीज पर पड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है फोन इज ऑन द टेबल। किसकी बात हो रही है? फोन की। फोन हमारा सब्जेक्ट है। इज यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, ये स्थिति को बता रहा है, स्टेट को। ऑन द टेबल, फोन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? टेबल पे। फोन कहाँ रखा हुआ है? टेबल पर। तो टेबल पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए टेबल है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आई किल्ड द बर्ड, मैंने चिड़िया को मार गिराया था। आई किल्ड, किसने किया? आई, यानी आई है सब्जेक्ट। किल यहाँ पर है मेन वर्ब। द बर्ड, किसको मारा गया? बर्ड को, यानी प्रभाव किसका पड़ा? सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ा? बर्ड पे, यानी बर्ड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शी इज प्लेइंग पियानो, वो पियानो बजा रही है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम हमेशा प्ले लगाते हैं। प्ले का मतलब यहाँ पे खेलना नहीं, बजाना है। शी
यानी करने वाली यानी सब्जेक्ट, इज प्लेइंग, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है प्ले, और इज यहाँ पे स्थिति बता रहा है, मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है। शी इज प्लेइंग पियानो, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, पियानो पे, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है, पियानो। आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेसन में हमने बेसिक से सेंटेंस के टाइप्स और सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जाना है। आने वाले लेसन्स में हम और भी डिटेल में ग्रामर को और इंग्लिश को जानेंगे। फिलहाल अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, इफ यू नीड आवर सपोर्ट, काइंडली कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और यू कैन ऑल्सो मेल अस एट learnwithenglishtimes@gmail.com। अगर आपको इंग्लिश से जुड़े हुए नोट्स की जरूरत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि फ्यूचर में और भी आने वाले लेसन्स का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।